जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करूज क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, हम मेडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो आपके सिविल सर्विसेज होते हैं या यूजीसी नेट होता है उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं, थोड़ा सा डेप्थ होता है। तो ये जो हम मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, वो इन डेप्थ होगा, राइट, जो आपके सिविल्स में और आपके यूजीसी नेट में काफी काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ज्यादा जो टारगेट किया जाएगा वो यूपीएससी और यूजीसी नेट लेवल को किया जाएगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, मैं मुगल्स के समय की ज़्यादा बात करूंगा अभी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है, राइट। और यहाँ पर आपको कुछ पेंटर्स के नाम दिए हैं, राइट। राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है बसावन, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन और दौलत। और सामने आपको कुछ पेंटिंग्स के नाम दिए हुए, राइट। तो सबसे पहला है आपका पेंटिंग मजनून इन दी वाइडनेस विथ एन इमेंसिएटेड हॉर्स। इसका मतलब है लैला मजनू से ये प्रेरित है। और इस पेंटिंग में आपको दिखाई देता है कि मजनू जो है वो बहुत पतला हो चुका है और जो उसका घोड़ा है वो भी काफी पतला है और रेगिस्तान में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पेंटिंग थीम आधारित है, यानी कि एक इमोशनल पेंटिंग है ये। तो इस पेंटिंग से किसका नाम जोड़ा जाता है? इस पेंटिंग से नाम जोड़ा जाता है बसावन का। ये पेंटिंग लिखी है बसावन ने। तो ए का हो गया आपका 1। मैच द फॉलोइंग हमने करना है, राइट। नेक्स्ट देखना है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, देखिए साइबेरियन क्रेन का मतलब है जो भी आपकी मुगल पेंटिंग होती है जहां पर आपको चिड़िया यानी कि पक्षी पशु दिखाई देते हैं, तो वहां पर दो लोगों का नाम आता है, एक उस्ताद मंसूर और एक अब्दुल हसन। इन दोनों का नाम आता है। परंतु ज्यादातर याद रखिएगा कि जब भी कोई पक्षी या माफ कीजिएगा पक्षी या जो पशु हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, तो वहां पर मंसूर इज द राइट आंसर। तो साइबेरियन क्रेन जो है, ये जो पेंटिंग है जहां पर पशु और पक्षी दिखाई देते हैं, तो ये है आपका उस्ताद मंसूर। तो बी का है सेकंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है चिनार ट्री विथ हॉस्ट ऑफ स्क्विरल्स। तो यहाँ पर क्या है, चिड़िया है, स्क्विरल्स, और एक चिनार ट्री में आपको दिखाया गया है। तो ये है अब्दुल हसन के द्वारा। तो सी का हो गया थर्ड। और जो हमारे दौलत साहब हैं, ये जो पेंटर हैं, ये काफी फेमस थे पोर्ट्रेट बनाने के लिए। पोर्ट्रेट के लिए ये काफी फेमस थे। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है जिसमें एक चेहरा बनाया जाता है किसी इंसान का, किसी इंसान की एक पर्सनैलिटी दिखाई जाती है, यानी कि इंडिविजुअल को ज्यादा फोकस किया जाता है। आई रिपीट, इंडिविजुअल को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो दौलत साहब ने, जो उनके साथ के ही थे बिशन दास, उनकी पेंटिंग बनाई। और पेंटिंग देख के एक अचंबा हो जाएगा, यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि इतनी बारीकियों का ध्यान दिया गया है इस पेंटिंग में, पोर्ट्रेट ऑफ बिशन दास पे, जो दौलत ने बनाई थी। तो लोगों के लिए वो आश्चर्यचकित था आज भी, राइट। तो डी का हो गया फोर्थ। तो यहाँ कोइंसिडेंटली जो है आपको ऑलरेडी ये क्रोनोलॉजी दी गई थी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आपको ये समझना है कि जो बसावन, सबसे पहला जो बसावन है, बसावन पेंटर है, ये है आपके अकबर के समय पर। अकबर के काफी चहीते हैं ये। बाकी जैसे आप जानते हैं, जैसे हम गोल्डन एज कहते हैं पेंटिंग के लिए, मुगल पेंटिंग के लिए गोल्डन एज किसे कहा जाता है? मुगल पेंटिंग के लिए गोल्डन एज किसके समय समय काल के लिए कहा गया है? वो है आपके जहांगीर। जहांगीर। तो जहांगीर के समय पर ये जो तीन आपको उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन और जो आपको दौलत दिखाई दे रहे हैं, ये आपके जहांगीर के समय के हैं। बाकी ऊपर याद रखिएगा बसावन जो है वो अकबर के समकालीन हमें दिखाई देते हैं। ये चीज आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे हमें दिखाई देता है कि जो हमारा यहाँ पर भी आपने क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। और यहाँ पर कुछ सेक्ट्स की बात की गई है। यहाँ पर आपको वैष्णव सेक्ट्स दिए हैं, शैव और वैष्णव। शैव मतलब शिव जी को मानने वाले, वैष्णव मतलब विष्णु को मानने वाले। और यहाँ पर जो भी सेक्ट्स बनाए गए हैं रिलेटेड टू वैष्णव, उससे संबंधित जो उसके फाउंडर हैं, वो आपने मैच द फॉलोइंग करने हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक निमोनिक है याद करने का। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक रीजन वाइज, क्षेत्र के हिसाब से इसको विभाजित करता हूँ, तो मुझे असम की अगर मैं बात करूं, असम की बात करूं, तो असम में मुझे दिखाई देता है एसीडी जो है वो एक ही लीनिएज का है, मतलब एक ही एरिया का है और एक ही वंश का है एसीडी। एसीडी में कौन है आपके? ए में है आपके महापुरुषिया सेक्ट, सी में है आपका ब्रह्मा संहिता संहाति या बामुनिया, और डी है आपका ठाकुरिया सेक्ट। तो ये मैंने असम में रखा है। और एक मैंने रखा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो है आपका, देखिए मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो मैंने क्या रखा है कि जो सेक्ट रखे हैं वो क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मैंने रखे हैं। एक असम में मैंने रखा है एसीडी, ए में है आपका महापुरुषिया सेक्ट, ब्रह्मा संहिति, और डी है आपका ठाकुरिया सेक्ट। और नॉर्थ वेस्ट में मैंने रखा है पुष्टि मार्ग। अब ऐसे याद रखना है आपने, जैसे महापुरुष नाम आ रहा है, महापुरुष,
जैसे महापुरुषिया सेक्ट है ना, तो यहाँ से महापुरुष निकाल लीजिए, महापुरुष। तो महापुरुष का मतलब है यहाँ पर शंकरदेव, तो महापुरुष हैं शंकरादेव, आपको पता ही है, शंकरा नाम तो ऐसा है जिसमें है ना, शंकराचार्य हो गए बड़े बड़े लोग, तो महापुरुष हो गए आपके शंकरादेव, राइट। फिर यहाँ पर हम देखेंगे एक जो ब्राह्मण समहाती है, तो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में हम लिख देंगे आगे नाम, ब्रह्मा में हम आगे रखेंगे नाम दामोदर देव, राइट। और नेक्स्ट है आपका ठाकुरिया, ठाकुरिया में आप सीधे रख दीजिए नाम, तो ठाकुरिया पुरुषोत्तम ठाकुर। और जो बचा हुआ है आपका पुष्टि मार्ग में आप नाम रख देंगे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। अब देखिए एक बात और भी याद रखिएगा, जो पुरुषोत्तम, जो आपके पुरुषोत्तम ठाकुर हैं, ये वाले पुरुषोत्तम ठाकुर जो हैं, ये ग्रांडसन है शंकरदेव के। आई रिपीट, पुरुषोत्तम ठाकुर ग्रांडसन है शंकरदेव के, ठीक है, ये भी। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, इसको सबसे बढ़िया याद करने का तरीका, जैसे मैंने क्या बनाया है, तीन को मैंने एक जगह रखा असम क्षेत्र में, और वो आपस में जुड़े हुए भी हैं, उनका लीनियज है, और एक मैंने रखे हैं नॉर्थ वेस्ट में जो है पुष्टि मार्ग, और यहाँ पर है महापुरुष, तो महापुरुष हो गए हमारे शंकरदेव, फिर ब्रह्मा है हमारे दामोदर, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ब्रह्मा मतलब दामोदर, ऐसे याद रखिए, और ठाकुरिया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ठाकुर, राइट। तो इस तरह से आपका मैच द फॉलोइंग है। तो आइए एक बार इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो ए है हमारा महापुरिया सेक्ट, महापुरिया महा, तो ये हो गया 4, ए का 4, बी का आ गया पुष्टि मार्ग, जो नॉर्थ वेस्ट मैंने बताया था, आपने नॉर्थ वेस्ट बताया था मैंने आपको, तो ये हो गया आपका पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य, तो बी का हो गया आपका, बी का हो गया 1। आइए अब सी का देखते हैं। सी का है आपका ब्रह्म संहिता, ब्रह्म मैंने बताया था, ब्रह्मा को आपने कैसे याद रखना है, दामोदर देव से, तो ब्रह्म हो गया आपका सेकेंड। और डी है ठाकुरिया सेक्ट, ठाकुरिया सेक्ट हो गया आपका पुरुषोत्तम ठाकुर, तो ये हो गया थर्ड। तो आपकी सीरीज क्या बनती है, 4 1 सेकेंड एंड थर्ड, तो 4 1 सेकेंड एंड थर्ड, तो 4, ये हमारे, अगर आप इस छोटी सी स्लाइड में देखेंगे तो 4 1 सेकेंड थर्ड, ये बन रहा है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ये जो राइट साइड वाली आपको दिख रही है स्लाइड, बी इज द राइट आंसर, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि कुछ फ्रेंच ट्रैवलर हमारे भारत में आए थे, और दो नाम बहुत आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, दो नाम आपसे काफी पूछे जाते हैं। एक है आपका जीन, और एक नाम है आपका अबे कर्रे, कर्रे, जीन डे थेवनॉट और अब्बे कर्रे। सबसे पहले तो ये देखना है कि जीन डे थेवनॉट जो है, ठीक है, ये किसके समय पे आया था, ये औरंगजेब के समय पे आया था, औरंगजेब, और औरंगजेब का समय काल अच्छी तरह जानते हैं, ये है आपका 1658 से 1707, ये है औरंगजेब का समय काल। तो ये कहीं ना कहीं हमारा औरंगजेब के समय पे आया था, और औरंगजेब का जो डिटेल हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं जीन डे थेवनॉट के द्वारा भी हमें पता चलता है। और ये फ्रांस के हैं, और अबे करे भी आपके फ्रांस के ही हैं, दोनों ही फ्रांस के हैं, ये बात याद रखिएगा। पर जो अबे करे हैं ये हमारे जीन डे थेवनॉट के बाद आए हैं, और अबे करे को भेजा गया था कॉलबर्ट के द्वारा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करने में कॉलबर्ट का बहुत बड़ा हाथ था, और ये फ्रेंच मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, उनके द्वारा अब्बे करे को भेजा गया था, और इसलिए भेजा गया था भारत में, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका काम कैसा चल रहा है, इस तरह से उनको भेजा गया था। तो एग्जाम वाइज याद रखिएगा, ये दोनों ही फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और जेन डे थिवनोट जो है वो पहले आए थे अब्बे केरे से, अब्बे केरे से पहले आए थे। और अब्बे केरे का जो समयकाल माना जाता है, जो भारत में आए हैं, वो आए हैं 1672 से 1674, यानी कि अब्बे केरे भी औरंगजेब के समय पर ही भारत में आए हैं। परंतु याद रखिएगा जीन डे थेवनोट पहले आए हैं, कभी क्रोनोलॉजी में लगाने को आएगा तो याद रखिएगा पहले आए हैं जीन डे थेवनोट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको मनसबदारी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए एक बार मनसबदारी पे चर्चा करते हैं। मनसबदारी देखिए, मनसबदारी आप सभी जानते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। मनसबदारी में क्या होता था, देखिए मनसबदारी जो है ये एक एक यूनिफिकेशन था, यूनिफिकेशन था, किस किस के मध्य यूनिफिकेशन था ये, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे नोबिलिटी, जैसे मंत्री मंत्री जो होते हैं नोबिलिटी में आता है, मिलिट्री में आप जानते ही हैं डिफेंस जो होता है, तो इन दोनों को एक करने की बात की गई थी, राइट। कैसे भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मनसबदारी जो था, मनसबदारी एक रैंक होती थी, राइट, एक रैंक होती थी, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें दो कंपोनेंट होते थे, एक होता था जाट और एक होता था सवार। जाट का मतलब होता था कि आपका जो पर्सनल पर्सनल व्यक्तिगत जो आपका एक स्टेटस है, रुतबा है, कोर्ट में जब आप बैठते हैं, राइट, कोर्ट में जब आप बैठते हैं, यानी कि आपकी एक रैंक समझ लीजिए, पर्सनल होती है ये, और यहीं पर आपकी एक सैलरी भी होती है। जैसे कोई भी मीटिंग होती है, अगर वहां पर एसडीएम और डीएम एक साथ आते हैं तो डीएम मेन चेयर में बैठेंगे ना, तो वैसे ही एक पर्सनल स्टेटस होता है जट, और ये एक सैलरी को भी परिभाषित करता है, सैलरी को। और सवार जो होता है, सवार का मतलब होता है कि कितनी कैवलरी आप रखेंगे, राइट, साथ में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई मिस्टर मोहम्मद है, टेक एन एग्जांपल, मोहम्मद साहब हैं, उनको
5,000 की मनसबदारी दी गई है। अब 5,000 की मनसबदारी का मतलब ये हो सकता है कि 5,000, टेक एन एग्जाम्पल, इनकी सैलरी है और साथ में इनको 2,000 कैवलरी मेंटेन करनी है। तो 5,000 और 2,000 का ये कॉम्बिनेशन हो गया। पर ऐसा होता था, याद रखिएगा, ये हो गया जट, ये हो गया 5,000 हो गया आपका जट और 2,000 हो गया आपका सवार। सवार मतलब कैवलरी। पर ये फिक्स नहीं होता था। कभी कभी ये देखा गया है कि 5,000 जट में 1,000 सवार देखा गया है। कभी कभी ये भी देखा गया है 5,000 जट में 500 सवार देखे गए हैं। तो यानी कि ये जो रेशियो है ये तय नहीं होता था, ये रेशियो ऊपर नीचे हो जाता था। परंतु ज्यादातर ये होता था कि जिसको जट दिया जाता था उसको सवार भी दिया जाता था। यानी कि मनसबदारी दो कंपोनेंट से बनी होती थी। मनसबदारी जो दी जाती थी उसमें जट और सवार होते थे। ये चीज आपने याद रखनी है। और मनसबदारी जो है, ये मनसबदारी रैंकिंग जो हमारे सुल्तान होते थे मेन, वो खुद देते थे, राइट। पर्सनल अपॉइंटमेंट होता था ये, पर्सनल अपॉइंटमेंट होता था, पर्सनल अपॉइंट। तो मनसबदारी में क्या होता था कि पर्सनल अपॉइंटमेंट होता था इन थ्योरी। मतलब इन थ्योरी इसलिए लिख रहा हूँ, इन थ्योरी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो राजा है या जो सुल्तान है वो थ्योरेटिकली तो पूरा कैपेबल है कि किसी को भी मनसबदारी दे सकता है। पर प्रैक्टिकल में हमें ये दिखता था, प्रैक्टिकली हमें क्या दिखता था कि जो मेन जो राजा का अपना परिवार होता था, ठीक है, राजा जिनसे इन्फ्लुएंस होता था, सुल्तान जिनसे इन्फ्लुएंस होता था, उनकी एडवाइस पे ज्यादातर निर्णय लेता था। अब वही बात होगी आज के हिसाब से, जैसे जो ये एडवाइस होती है ये कंपलसरी थी क्या, कंपलसरी थी क्या सुल्तान पे? तो इसका आंसर है नहीं, कंपलसरी नहीं थी, राइट। इसलिए मैंने बोला इन थ्योरी में हम देखेंगे ये अपॉइंटमेंट जो होता था मनसबदारी का ये पर्सनल होता था सुल्तान का। परंतु प्रैक्टिकली हमें दिखाई देता है कि एडवाइस में हमें दिखाई देता है। और आगे देखेंगे कि जो 7,000 की मनसबदारी होती थी, 7,000 से ऊपर की मनसबदारी, अबव 7,000 की मनसबदारी जो होती थी वो हमेशा नोबल के लिए ही रिक्रूट होती थी। नोबल के लोग ही उसको ले सकते थे, जो राजा के या सुल्तान के जो सगे संबंधी होते थे, राइट। तो उन्हीं को ज्यादातर मिलती थी, राइट। ये चीज याद रखिएगा, 7,000 से ऊपर की मनसबदारी आम आदमी को ये नहीं मिलती थी। तो ये हो गया आपका मनसबदारी, राइट। आइए अब देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स सी। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मनसबदारी, राइट। तो सबसे पहले ऑल मनसब्स इन द थ्योरी वर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर, बिल्कुल सही बात है। प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली एंड लीडिंग नोबल्स ऑफ द एम्पायर रिकमेंड्स पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था रिकमेंडेशन होता था, प्रैक्टिकली तो रिकमेंडेशन होता था। सी है आपका ऑल मनसब्स अबव 7,000, इसको हटा दीजिएगा, 7,000 वर रिजर्व फॉर द प्रिंसेस ऑफ इंपीरियर फैमिली, बिल्कुल मैंने बताया था कि ऊपर 7,000 से ऊपर के मनसब जो है वो रॉयल ब्लड को ही दिया जाता था। यानी कि यहाँ पर मेरिट सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं था। डी है आपका द ओनली नोबल हु वॉज अवॉर्डेड द रैंक ऑफ 9,000 वॉज मीर जुमला। ये बात सत्य है कि मीर जुमला को 9,000 की मनसबदारी दी गई थी। पर यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया ओनली, ऐसा नहीं है। अगर आप शाहजहां के जो बड़े पुत्र हैं दारा शिको को देखेंगे तो उनको 9,000 से भी ज्यादा की मनसबदारी मिली थी, राइट। तो ये ओनली शब्द की वजह से ये गलत हो गया, ओनली नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ओनली नहीं होता तो हम इसको राइट कर देते, पर ओनली की वजह से, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दारा शिको, तो ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए बी सी। तो सी इज द राइट आंसर। ये चीज आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपसे कुछ इस तरह के पूछे जाते हैं जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार पे आए थे, इस तरह की बातें हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से आपकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं जो फॉरनर्स हमारे पास आए थे। तो देखिए अगर हम बात करें पेट्रो डेला वेल्ले, ये जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के समय पर आए थे। विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के समय पे ही आए थे। और जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर, इन्होंने तो ऐसा समय काल देखा है जिसमें इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है फ्रॉम शाहजहां टू, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इन्होंने शाहजहां टू औरंगजेब। यानी कि इन्होंने शाहजहां का जो अंतिम एंडिंग, जो एंड ऑफ द रीन था शाहजहां का, और औरंगजेब का जो स्टार्टिंग था, और चेंज जो हुए औरंगजेब की नीतियों ने जो कहीं ना कहीं चेंजेस करे वो इन्होंने देखे। ये साक्ष्य बने कौन? जीन बैप्टिस्ट टवेनियर। तो यहाँ पर अगर मुझे क्रोनोलॉजी लगाना है तो देखिए जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से तो मेरी क्रोनोलॉजी लग जाएगी क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि जहांगीर पहले आए थे, फिर शाहजहां, फिर आपके औरंगजेब, अगर इन तीनों को कंसिडर किया जाए। पर समस्या ये है यहाँ पर कि जहांगीर में दो नाम आ रहे हैं, पेट्रो डेला वेल्ले जो ए पे आपको दिखाई दे रहा है, और विलियम हॉकिंस जो सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से पहले कौन आया? तो इन दोनों में से पहले आया था विलियम हॉकिंस। तो यहाँ पर सी पहले आएगा, फिर ए आएगा, राइट। सी पहले आएगा, ए पहले आएगा, फिर आपका पेड्रो डेला वेल्ले आएगा, डेला लिख देता हूं मैं, फिर लास्ट में आएगा आपका टवर्नियर। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी।
तो क्रोनोलॉजी क्या बनी हमारी, एक बार देख लेते हैं। हमारी क्रोनोलॉजी बनी है सबसे पहले विलियम हॉकिंस, तो सी इज द राइट आंसर, तो हमारा ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। फिर विलियम हॉकिंस के बाद आए हैं पेड्रो डेला वल्ले, ए, तो सी इज द राइट आंसर, राइट, तो सी इज द राइट आंसर, ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि मुगलों के समय पे क्या एजुकेशन पर जोर दिया जाता था, तो बिल्कुल दिया जाता था। अगर हम देखें तो ये अकाउंट हमें पता चलता है, जैसे भी मैंने बात करी थी पीटर मुंडी की, तो पीटर मुंडी मैंने भी आपको बताया था किसके समय पर, ये आपको मैंने बताया था शाहजहां के समय पर पीटर मुंडी थे। तो पीटर मुंडी साहब क्या कहते हैं, पीटर मुंडी रिफर्स टू अ कॉलेज ऑफ जेसुइट एट आगरा, जेसुइट्स एट आगरा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो शाहजहां के समय पर हमें एक कॉलेज दिखाई देता है जो पीटर मुंडी बताते हैं, जो कॉलेज है आपका जेसुइट कॉलेज, राइट, जो कहाँ पर है, आगरा में, आगरा में दिखाई देता है शाहजहां के समय पर, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। या महामंगा भी बोला जाता है इनको, जो एक स्टेप मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी अकबर की, आप जानते ही हैं। तो महाम अनंगा जो है या नाग जो है, उन्होंने एक मदरसा खोला था जो कहलाया था खैरुल मंजिल, खैरुल मंजिल। तो ये जो खैरुल मंजिल है, आज भी आप इसे देखेंगे, ये आज आपको दिखेगा ओल्ड दिल्ली के नजदीक। जो खैरुल मंजिल है आपको कहाँ दिखेगा, ओल्ड दिल्ली के पास। इसको बनाने वाली कौन थी, जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है अकबर की, जो है महाम अनंगा, ठीक है। और इसी मदरसे को कहा गया है खैरुल मंजिल। अगर हम बदौनी की बात करें, बदाऊनी जो महान एक पोएट भी थे, एक राइटर भी थे, उन्होंने इस खैरुल मंजिल जो एक मदरसा था, इसको क्या नाम दिया, मदरसा ए बेगम, मदरसा ए बेगम। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मदरसा ए बेगम किसने नाम दिया खैरुल मंजिल को, तो वो है बदाऊनी। और चाहे मदरसा ए बेगम बोले या खैरुल मंजिल बोले, एक ही बात है, जो बनाया गया है महाम अनगा ने बनाया था। ये चीज आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम पूरा ही देख लेते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। शाहजहां बिल्ट मदरसा ए रहीमिया, मदरसा ए रहीमिया क्या शाहजहां ने बनाया था, तो इसका आंसर है नहीं, नहीं। ये जो मदरसा ए रहमिया है, ये शाहजहां ने नहीं बनाया। ये किसने बनाया, ये बनाया है शाह अब्दुल रहीम ने, शाह अब्दुल रहीम ने बनाया है। और शाह अब्दुल रहीम कौन थे, ये फादर थे शाह वलीउल्लाह के। तो वो अलग ट्रैक चला जाएगा, बस इतना याद रखिएगा आप लोग कि शाहजहां ने मदरसा ए रहीमिया जो दिल्ली में है नहीं बनाया है। ये किसने बनाया है, शाह अब्दुल रहीम ने। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले ऊपर के ए और बी तो सही आ रहा है, राइट। डी देखते हैं, औरंगजेब बिल्ट दारुल बका इन दिल्ली, औरंगजेब बिल्ट दारुल बका, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देखिए, दारुल बका जो बनाया गया है, या बनाया किसने गया है ये तो पता नहीं चलता है, ये इट इज नॉट नोन दारुल बका, बट इतना श्योर है कि दारुल बका को रिवाइव किया गया था, पुनः निर्माण किया गया था इसका शाहजहां के द्वारा, शाहजहां। औरंगजेब जो है वो आपको बताइए शाहजहां के पुत्र हैं वो, तो उन्होंने नहीं बनाया था, ठीक है। इसको रिवाइव किया गया था शाहजहां के द्वारा दारुल बका को। तो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो राइट आंसर है इसका ए एंड बी। अब कुछ फिलोसफी की बात करते हैं, तो देखते हैं सूफिज्म, मिर्जा मजहर जाने जहान, जाने जाना, सॉरी, मिर्जा मजहर जाने जाना, इन्होंने हिंदूज को कहा है अल अल ए किताब, अल ए किताब। आई रिपीट, मिर्जा मजहर जाने जाना ने हिंदूज को कहा है अल ए किताब। अल ए किताब का मतलब होता है, जैसे इन्होंने उन धर्मों को, जैसे क्रिश्चियन को बोला है ये बात, यानी कि उन धर्मों को इन्होंने बोला है जो धर्म कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं एक ऐसी किताब से जो ये मानी जाती है कि ये डिवाइन ने दी है किताब, राइट। जैसे हिंदूज में वी हैव वेदास, जैसे ऋग्वेद को ये मानते थे कि ये खुदा यानी कि भगवान के द्वारा बनाई गई किताब है। तो ये अहल ए किताब उन धर्मों को मानते थे जिनके पास एक पायस किताब है, तो हिंदू को भी इन्होंने इसी ग्रुप, जो ग्रुप है अहल ए किताब, उसमें शामिल किया। और वेदास को इन्होंने बोला है रिवील्ड बुक्स, रिवील्ड बुक्स मतलब होती है ऐसी किताबें जो गॉड ने भेजी है, राइट, जो गॉड ने भेजी है। तो सिंपल सी बात याद रहेगा, अल है किताब में वो ग्रुप आता है, उस रिलीजन को ये मानते हैं जिस रिलीजन से एक पायस किताब, एक पवित्र किताब जुड़ी हुई है, और जो किताब खुद एक ऊपर वाले ने भेजी है, राइट। तो ये है आपका अल ए किताब। तो अल ए किताब में हिंदूज को शामिल करने वाले कौन थे, मिर्जा मजहर जाने जाना। क्योंकि याद रखिएगा, ज्यादातर इस्लाम में नॉन इस्लामिक लोगों को काफिर बोला जाता है, तो इस तरह की मानसिकता को कहीं ना कहीं मिर्जा मजहर जाने जाना ने
चेंज किया, चैलेंज किया, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब आगे देखते हैं अकबर का इवोल्यूशन। देखिए अकबर के लिए क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं अकबर जो सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत जो था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर गद्दी पे बैठे 14 साल की आयु में बैरम खान की मदद से। फिर 7 सालों के बाद ये पिलग्रिम टैक्स को हटा देते हैं 1563 में, गद्दी में 1556 में बैठते हैं, 1556 में बैठते हैं आफ्टर 7 ईयर्स। पिलग्रिम टैक्स हटा देते हैं और 1564 में जजिया कर भी हटा देते हैं, जजिया टैक्स भी हटा देते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट समझते हैं कि पिलग्रिम और जजिया टैक्स एक ही होता है, दे बोथ आर डिफरेंट। पिलग्रिम टैक्स ये था जो एक तरह का सेक्युलर टैक्स था, पर ये जो भी पिलग्रिम करने आता था, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, जो भी पवित्र स्थल हो, वहां पर जो भी दर्शन करने आता था वहां पर ये लगाया जाता था। तो अकबर को ये चीज ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने इस चीज को हटा दिया। और जजिया कर तो ज्यादातर काफिरों पे लगाया जाता था, राइट। तो दोनों ही अलग हैं। तो 1563 में पिलग्रिम टैक्स को हटाया अकबर ने, और 1564 में जजिया कर को हटाया। 1575 में इन्होंने इबादत खाना बनाया। कहाँ ये बनाया? फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर एक अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाया जाता था और उसमें एक धर्म से संबंधित डिबेट हुआ करती थी, राइट। फिर आगे देखते हैं 1579 में हमें दिखता है ये एक महजर, महाजर करके एक घोषणा करवाते हैं, प्रोक्लेमेशन कराते हैं। और महाजर क्या है? ये महाजर का मतलब होता है कि जो उलेमास थे, उलेमास मतलब होता है जिनको धर्म का काफी ज्ञान था, उनसे ही धर्म की बातें सीखी जाती थी और उन्हीं पे छोड़ दिया जाता था वो क्या निर्णय लेंगे, अगर वो निर्णय धर्म से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर एक घोषणा कराई जाती है महजर के द्वारा। महजर एक घोषणा है, प्रोक्लेमेशन है, जहाँ पर अकबर उलेमास को भी बाईपास करेंगे, अर्थात अगर कोई भी धर्म से संबंधित कोई विवाद होगा तो वहां पर अंतिम फैसला अकबर का होगा, सुल्तान का होगा। तो वो है आपका महजार। अब नेक्स्ट है 1582 में दिन ए इलाही की स्थापना करते हैं, जहां पर ये कुछ कोशिश करते हैं कि ये बताने का कि सभी धर्म एक ही बातें करते हैं, सभी धर्म एक ही बातें करते हैं। अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो जो एंड रिजल्ट होता है वो एक ही होता है, राइट। और यहीं पर एक बात और याद रखेगा कि जो हमारे अकबर हैं 1582 में ही वो तारीख अल्फी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कमीशन करते हैं, मतलब उसका एक शुभारंभ करते हैं। अब ये तारीख अल्फी क्या है? तारीख अल्फी का मतलब था कि मिलेनियम पूरा हो रहा है इस्लाम को स्थापित हुए, मिलेनियम मतलब 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं कुछ समय पश्चात, इसीलिए तारीख अल्फी बनाई जाएगी जो इस्लाम को कंपाइल करेगी, राइट। क्योंकि इस्लाम को 1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अब इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, इस्लाम को 1000 वर्ष कैसे पूरे हो रहे हैं। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इस्लाम कब उदय हुआ? जैसे मक्का टू मदीना पैगंबर मोहम्मद ने 625 में तय किया है, कोई कहता है 622 में किया है, इस तरह से अलग अलग डेट हमें मिलती है, राइट। तो अगर 622 का हिसाब लिया जाए और अगर हिजरी कैलेंडर को देखा जाए, हिजरी कैलेंडर जो है वो लूनर पे चलता है, चंद्रमा पे चलता है, चंद्रमा की गति पे चलता है हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर। और जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो चलता है आपका सोलर में, ठीक है। तो सोलर में कौन सा चलता है? ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन जिसे आप मानते हैं आज, इसी इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज 25 फरवरी 2026 को मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये चलता है सोलर पे, और लूनर हिजरी कैलेंडर यानी कि इस्लामिक कैलेंडर चलता है लूनर पे। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 365 दिन होते हैं और लूनर कैलेंडर के हिसाब से 354 दिन होते हैं। ध्यान से देखिएगा 354। अब इससे क्या फर्क पड़ा? देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम मानते हैं 622 में इस्लाम स्थापित हुआ, 622 में, तो यहाँ पर 1000 वर्ष अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, 1000 वर्ष अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए एक लूनर कैलेंडर में 354 दिन होते हैं, तो उसमें 1000 दिन आप जोड़ लीजिए हर वर्ष, है ना। 1000 वर्ष जोड़ दीजिए क्योंकि 1000 वर्ष मतलब मिलेनियम। एक साल में 354 दिन होते हैं लूनर कैलेंडर के हिसाब से, तो 1000 वर्ष में कितने दिन होंगे? तो 354000 इतने होंगे, राइट। आप इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर में चेंज कर लीजिए, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में चेंज करने के लिए आपको 365 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं इसे 365 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए कितना निकल के आता है। एक सेकंड, मैं यहाँ पर इसको अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको करता हूँ। तो देखिए जो मैंने डिवीजन किया 354,000 को 365 से डिवाइड किया तो मेरा निकल के आता है 969, 969 ईयर्स। अब 969 ईयर्स निकल के आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर 622 में इस्लाम उदय हुआ और इसमें हम जोड़ देंगे 969। तो हम देखते हैं कितना आ रहा है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, एक 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, तो 1591। देखिए 1591 में इस्लाम को 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और अकबर का समय काल क्या था? अकबर का जो
रीन है वो है 1556 पे गद्दी पे बैठे हैं और 1605 तक ये गद्दी में बैठेंगे। तो देखिए, और इसीलिए 1582 में, मैंने अभी बताया आपको, 1582 में वो तारीख अल्फी का कमीशन करेंगे, जिससे कि ये इस्लाम इतना बड़ा जो है उसको कंपाइलेशन करने में तो समय लगेगा, और जब पूरा कंपाइल हो जाएगा तो 1591 में, एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर, 1591 में इस्लाम को 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, उतना हम अच्छा याद रख पाते हैं हिस्ट्री को, मेरा ये मानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ दीवान ए बयूतत, ये क्या होता है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ दीवान ए बयूतत क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ दीवान बयूतत है आपका, ये लुक आफ्टर करता था, ये मिनिस्ट्री जो है इसका जो पोर्टफोलियो था वो कारखानास था। ये ऐसे कारखानास थे जो ज़्यादातर जो स्टेट के अंतर्गत आते थे, राज्य के नियंत्रण में आते थे, और ये ताज्जुब की बात यह है, ये जो प्रोडक्शन करते थे कारखानास, ये सिर्फ राज्य के लिए ही करते थे, जो राजा की ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसी का ये प्रोडक्शन करते थे। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ गए होंगे दीवाने बयूतत किससे लिंक करना है अपने, कारखानास से। अच्छा, मिलिट्री अकाउंट को कौन देखता था? ये देखता था मीर बख्शी, मीर बख्शी देखता था ये। कैवलरी को कौन देखता था? ये तो मनसबदारी के अंतर्गत आता था, तो मनसबदार देखता था। और जो कोर्टली एटिकेट्स हैं, ठीक है, जो कोर्टली एटिकेट्स हैं, जो दरबारी शिष्टाचार है, उसको कौन देखता था? तो इसको देखता था, जो आपका कोर्टली एटिकेट्स थे, इसको देखा जाता था मीर बकावल, मीर बकावल, BAKAWL, मीर बकावल। तो हमने क्या देखा, जो मिलिट्री अकाउंट है इसे देखता था मीर बख्शी, कैवलरी तो मनसबदारी का हिस्सा था, और कोर्टली जो एटिकेट्स हैं, जो दरबारी शिष्टाचार है, उसको देखा करते थे मीर बकावल या मीर समन। और कारखानास कौन देखता है? दीवाने बयूतत। ये चीज आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वजीर अंडर अकबर? तो आप जानते हैं अकबर जब छोटे थे, जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध मैंने बताया था आपको 1556 में जो हुआ था, उसमें बैरम खान ही थे कहीं ना कहीं, हुमायूं के काफ़ी वफादार थे वो, और अकबर को भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। और बैरम खान के पश्चात हमें दिखते हैं मुजफ्फर खान। तो मुजफ्फर खान बने हैं आपके अकबर के फर्स्ट वजीर। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर एडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर के दरबार की शोभा कौन कौन से थे? राइट, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले बिशन दास थे जी, बिल्कुल बिल्कुल थे। बिशन दास एक फेमस पोर्ट्रेट पेंटर थे। राइट, और कहीं ना कहीं इनको एक मिशन था, पर्शिया की तरफ इनको भेजा गया था, जहांगीर के द्वारा इनको पर्शिया पे एक मिशन पे भेजा गया था। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके मोहम्मद सुल्तान, ये नहीं है, ये आपके मेन पेंटर नहीं है जहांगीर के कोर्ट के। आगा रेजा, तो आगा रेजा जो है ये बिल्कुल है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं फादर है अबुल हसन के, अबुल, जैसे कि मैंने बताया था कि कभी भी मुगल पेंटिंग में आप जो पशु पक्षियों को देखोगे, तो वहां पर नाम हसन का आएगा और मंसूर का आएगा, उस्ताद मंसूर, और अबुल हसन का नाम आएगा, तो ये वही है, अबुल हसन के फादर हैं ये आगा रेजा। नेक्स्ट है आपके मोहम्मद मुराद। मोहम्मद मुराद जो है ये भी आपके जहांगीर के इंपॉर्टेंट पेंटर में इनका नाम आएगा। और सैयद बेग का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर से हमने क्या देखा, बी और ई को आप हटा दीजिए, बी और ई को हटा दीजिए, तो आपको जो राइट आंसर है वो मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर है डी फॉर डॉग, ACD। राइट, ACD। जो मोहम्मद सुल्तान और सैयद बेग हैं, ये एक प्राइमरी कोर्ट आर्टिस्ट नहीं है जहांगीर के। राइट, तो आपने ऐसे इसको अच्छी तरह याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब जरा हम मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको निमोनिक देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक पर्शियन वर्ड है, तो पर्शियन वर्ड में भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो हमें अर्थ पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ख्याल है, ख्याल को अगर मैं हटाऊं, क्योंकि ख्याल की संधि विच्छेद नहीं हो पाती है देखा जाए तो सर ए सिल्हादर, तो सर मतलब होता है हेड, तो ये क्या होगा, हेड होगा, चीफ होगा, तो बी का आंसर है 4। तो चीफ आर्मर बेयरर होता है, आर्मर बेयरर मतलब जो राजा के जो कवच होते हैं, तलवारें होती हैं, हथियार होते हैं, ये सबको ये इसकी निगरानी में रहता है, ये हेड होता है कौन, सर ए सिलहदार। तो सर मतलब हो गया हेड, तो यहां पर हो गया चीफ। तो आपका बी का हो गया आपका आमिर हाजिब। हाजिब मतलब होता है जस्टिस, हाजिब मतलब होता है जस्टिस, हाजिब मतलब क्या होता है, अगेन आई से जस्टिस। तो यहां पर देखिए, जस्टिस कहीं पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आमिर हाजिब, क्या हो गया, हाजिब की वजह से ये 2 से लिंक हो गया। ठीक है, तो हमारा बी किससे लिंक हो गया, बी हमारा लिंक हुआ था 4 से, सी हमारा लिंक हो गया सेकंड से। आइए देखते हैं, आमिर दाद, दाद मतलब क्या है, दाद मतलब होता है जो दरवाजे पे पहरेदारी देता है, तो यहां पर हो गया आपका मिलिट्री चैम्बरलिन।
मिलिट्री चैम्बरलिन हो गया, तो डी हो गया आपका। मैंने बताया डैड कौन होता है, डार्ड कौन होता है, या डैड जो है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं दरवाजे की निगरानी करता है, कौन आएगा कौन जाएगा, ठीक है। और ख्याल अब आपका हो गया थर्ड। तो ख्याल किससे लिंक हो गया आपका, कंटिंजेंट से। तो ए हो गया आपका थर्ड। तो राइट आंसर है 4 सेकंड 1, 4 सेकंड 1 3, तो डी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। तो आपने देखा किस तरह से इसको हमने कैसे सॉल्व किया, कि सर का मतलब होता है हेड, हाजिब का मतलब होता है जस्टिस, और डैड का मतलब होता है, डाड यहाँ पर होता है चैम्बरलिन, कि कौन आएगा कौन जाएगा, दरवाजे की पहरेदारी जो करता है। तो उससे हमें इसका आंसर मिल गया, डी फॉर डॉग। आइए अब आगे देखते हैं, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स का पूछा गया है मुगलों के समय पे, तो अच्छा खासा था नो डाउट। तो आइए जरा देखते हैं। द गुजरात सिल्क इंडस्ट्री वॉज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ रॉ सिल्क फ्रॉम चाइना। ये बात सत्य है कि चाइना का सिल्क काफ़ी फेमस था, इसीलिए सिल्क रूट भी हमें दिखाई देता है। पर गुजरात एंटायरली डिपेंडेंट नहीं था। गुजरात की जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से निर्भर नहीं थी किस पे, रॉ सिल्क फ्रॉम चाइना। यहाँ पर जो बंगाल से जो सिल्क होता था, बंगाल का जो रॉ सिल्क है वो भी गुजरात में लाया जाता था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि बंगाल से भी सिल्क गुजरात में पहुंचाया जाता था। गुजरात की इंडस्ट्री में बंगाल का सिल्क आता था, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट देते हैं, बंगाल रिसीव्ड अ क्वांटिटी ऑफ ओपियम फ्रॉम बिहार। ओपियम फ्रॉम बिहार, ये बिल्कुल सही है कि जो अफीम है बंगाल रिसीव करता था। अफीम कहाँ से, बिहार से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी देखते हैं, गुजरात रिसीव लैक। लैक क्या होता है, लैक के इंसेक्ट्स होते हैं, वो एक रेजन निकालते हैं, चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है, जैसे चूड़ियों को बनाने में भी काम आता है। तो गुजरात जो है वो कहीं ना कहीं लैक, जो एक रॉ मटेरियल बनता था, बंगाल से लिया जाता था, जो चूड़ी बनाने के काम आता था, राइट। तो ये बंगाल से लिया जाता था, तो गुजरात को मिलता था ये, जो कहाँ से लिया जाता था, बंगाल से, सेम लाइक सिल्क। तो सी इज द राइट आंसर। डी क्या है, बंगाल्स मैन्युफैक्चर ऑफ काउच शेल ऑर्नामेंट। काउच शेल ऑर्नामेंट क्या होते हैं, ये जो शेल होते हैं ना, जैसे स्नेल जो होता है वो शेल में रहता है, तो ये शेल से भी कुछ चूड़ियाँ बनाई जाती थी बंगाल में। ये चूड़ियाँ बंगाल में बनाई जाती थी, और जो इंपोर्ट किया जाता था टूटीकोरिन से। बिल्कुल सही आंसर, तो ये भी डी इज ऑल्सो राइट। तो आपने देखा इसमें जो राइट आंसर है वो बी सी एंड डी, तो डी इज द राइट आंसर। तो हमने क्या देखा, गुजरात की जो सिल्क इंडस्ट्री है वो केवल चाइना तक ही सीमित नहीं है सिल्क के लिए, वो बंगाल से भी लेती थी, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया पहला वाला। बी वाला इज एब्सोल्युटली राइट, कि ओपियम जो है बंगाल रिसीव करता था बिहार से, और गुजरात में जो चूड़ियाँ बनती थी लैक्स से, वो बंगाल से लिया जाता था। और वैसे ही बंगाल जो है ओपी, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो चूड़ी बनाने के लिए जो काउंट शेल है वो लेता था टूटीकोरिन से। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पर्शियन टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा क्या क्या है ये। तारीख दौदी, तारीख दौदी क्या है, तारीख दौदी में ज़्यादातर अफगानी जो हैं उनके बारे में जिक्र मिलता है। अफगानी जैसे लोधी हो गए और सूरी वंश के हो गए, ये सब जो अफगानी थे इनका जिक्र मिलता है। और ये जो कंपाइल की गई थी तारीख दौदी, ये जहांगीर के समय पे की गई थी, जहांगीर। नेक्स्ट है मत्थावी ए आलमगिरी। ये है आपकी स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट मतलब जैसे कैसे राज्य को चलाया जाए, ये है आपके औरंगजेब के समय का है, ये औरंगजेब के समय का ये। तारीख अल्फी, ये है अकबर के समय का। तारीख अल्फी अकबर, मैंने बताया था आपको 1000 वर्ष पूरे होने वाले थे इस्लाम को। तो 1582 के आसपास इसकी नींव रखी गई थी। और पातशाह नामा, पातशाह नामा का जो संबंध है वो शाहजहां से है। शाहजहां, असल में ये पातशाह नामा लिखा गया है आपके अब्दुल, इन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखा था, ठीक है, 2 वॉल्यूम। एक वॉल्यूम जो डेडिकेटेड है वो डेडिकेटेड है आपका कज़विनी को। कज़विनी, VINI, QAZVINI, कज़विनी, QAZVINI, कज़विनी को, पहला वॉल्यूम। और दूसरा वॉल्यूम जो डेडिकेटेड है वो है आपके शाहजहां को, शाहजहां को। तो याद रखिएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा ये लिखा गया है, और 2 वॉल्यूम्स में है। एक है कज़वनी को डेडिकेटेड, एक है शाहजहां को डेडिकेटेड, राइट। तो यहाँ पर हमें अब इसकी क्रोनोलॉजी हमारी लग जाएगी। तो तारीख अल्फी सबसे पहले आएगा, तो सी जो है सबसे पहले आएगा, ये देखिए। फिर ए है तारीख दौदी, जहांगीर। फिर है आपका पातशाह नामा, शाहजहां। और ये है लास्ट आपका औरंगजेब के समय का। तो CADB इज द राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन है, विच सूफी सेंट ट्रांसलेटेड अमृत कुंड
अंडर द टाइटल बहार उल हयात। देखिए अमृत कुंड क्या था, ये एक समझ लीजिए स्पिरिचुअल किताब थी जो परमात्मा और आत्मा के मिलन की बात करती थी। इसको कहीं ना कहीं पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इसका नाम रखा गया बहार उल हयात। और ये हम देखेंगे ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपके शेख मोहम्मद गौस के द्वारा। शेख मोहम्मद गौस के द्वारा ये काम किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। राइट, तो हमने देखा ही था पिलग्रिम टैक्स को इन्होंने हटा दिया था अपने शासन के 7 सालों के बाद, यानी कि 1563 में। इबादत खाना बनाया था इन्होंने 1580 में नहीं, 1575 में बनाया था फतेहपुर सीकरी पे। तो ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला वाला सही है। ही प्रोक्लेम मजहर इन 1579, बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया था मजहर में क्या था, इन्होंने उलेमास को पास कर दिया था, बाईपास कर दिया था। और अभी धर्म में कोई भी विवाद होगा तो ये जो फैसला लेंगे वो अंतिम होगा। ही फाउंडेड दिन ए इलाही, बिल्कुल 1582 में इन्होंने दिन ए इलाही, जहाँ पर इन्होंने सभी मजहब को एक ही बताया। राइट, और यहीं पर मैंने आपको बताया था तारीख अल्फी, याद रखिएगा 1582 में था वो। तो यहाँ पर क्या है, ए सी डी, ए सी डी इज द राइट आंसर, सी इज द ए सी डी, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इंसिडेंट ऑफ स्ट्राइक्स इन मर्केंट्स एंड आर्टिसन क्लास। यानी कि जैसे आजकल होता है ना, जैसे देखिए अगर सरकार के कोई कर्मचारी अगर किसी दुकानदार को थप्पड़ मारता है तो सारे व्यापार मंडल वाले दुकान बंद कर देते हैं। तो ऐसा ही हमें कुछ दिखाई देता है मेडिवल के समय में, मुगलों के समय पर। ये जरा देखते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट है, द सूरत के जो बनियाज हैं went on strike in protest against a forced conversion to Islam। forced conversion to Islam, देखिए ये जो समयकाल है ये आपके औरंगजेब का है, और औरंगजेब जो थे वो जजिया कर लेके आ गए थे। तो ये हुआ था, बिल्कुल ये इंसिडेंट हुआ था सूरत में। तो जितने भी बनिया थे उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया था, प्रोटेस्ट कर दिया था, स्ट्राइक पे चले गए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी है आपका, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन ट्रेवलर थेवेनॉट, क्या कहता है, एट बागनगर, बागनगर मतलब आजकल का हैदराबाद हो गया, हिंदू बैंकर शट अप देयर ऑफिस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट आमिर एक्सेक्शन। यानी कि एक आमिर है वो गलत काम कर रहा था, वो बदतमीजी कर रहा था। तो उस चक्कर में क्या हुआ था, जो हमारे बागनगर के जो जितने भी हिंदू बैंकर्स थे उन्होंने एक साथ शट डाउन कर दिया था। बिल्कुल सही जवाब। 1686 में देखते हैं, द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन ऑफ मद्रास वेंट ऑन स्ट्राइक अंडर द ऑर्डर ऑफ हेड ऑफ द कास्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टैक्स लिवाइड बाय द इंग्लिश। इंग्लिश ने कोई टैक्स लगाया जो अननेसेसरी टैक्स था। राइट, तो वहां पर क्या हुआ था कि जितने भी एंटायर इंडियन पॉपुलेशन थी मद्रास में, उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जब इंग्लिश ने कोशिश करी थी टैक्स लगाने की, कब, 1686 में। राइट, अब है अब्बे कर्रे। अब्बे कर्रे मैंने बताया था आपको, अब्बे कर्रे जो है वो एक कॉलबर्ट के द्वारा भेजे गए थे। तो देखते हैं क्या है, इन द 17th सेंचुरी रोड डेट इन कमलंस। कमलंस क्या थे, ये एक आर्टिसन क्लास थी। ठीक है, शिल्पकार थे ये। कमलंस जो है एक शिल्पकार थे। इफ वन ऑफ देम इज ऑफेंडेड और रॉन्ग्ड ऑल द अदर शट, यानी कि किसी भी एक का अगर अपमान किया जाता था तो सभी लोग क्या करते थे, यूनिटी दिखाते थे और अपनी दुकानें बंद कर देते थे, जितने भी शिल्पकार थे कमलन से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर इज ए बी सी डी, ऑल द इंसिडेंट हैपन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। राइट, तो ये चीज आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपने देखा होगा किस तरह से बहुत डेप्थ आपको पढ़ना है। ये नोट्स ऐसे होते हैं जो यही पढ़ के आपका, मुझे लगता है कि यूजीसी नेट या सिविल सर्विसेज में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। राइट, तो ऐसे ही नोट्स में लाता रहूंगा और आपने इनको अच्छी तरह समझना है। कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। राइट, तो यहीं से एंड करते हैं गाइस। जय हिंद।